अच्छा, मैंने आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ऑथेंटिक सोर्स, और मैंने ब्रैकेट में NHS हेल्थ A to Z, और एक मैंने और रेफरेंस दिया हुआ है ABC हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है जो आपके OET के ऑफिशियल मटेरियल है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है, एक्सट्रीमली लिमिटेड है ऑफिशियल मटेरियल। जो आपको लेक्चर बुक हमने दी है ना, उसमें 6 टेस्ट हैं, यही ऑफिशियल मटेरियल है एट द मोमेंट। ठीक है। अभी इन्होंने एक दो टेस्ट और रिलीज कर दिए हैं, मगर अभी वो मैंने बुक में अभी एडिट नहीं किए हैं। तो जो बुक में आपके पास हम प्रैक्टिस करते हैं, 6 लेक्चर्स जो हैं हमारे, वो ऑफिशियल पेपर्स हैं, ऑफिशियल सैंपल पेपर्स हैं, पास पेपर्स नहीं। अब होता क्या है कि जब कैंडिडेट्स प्रैक्टिस करते हैं तो लॉट्स ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल, वो डिफरेंट पब्लिशर्स के हैं, डिफरेंट अकेडमीज ने, कॉलेजेस ने बनाया हुआ है। तो कई बार वो बहुत मुश्किल पेपर भी आपको मिलेगा करने के लिए, कई बार आपको बहुत आसान पेपर भी आपके हाथ लग जाएगा। तो ना वो कई बार स्टूडेंट बहुत खुश हो जाता है कि तैयारी हो गई है, और अगले दिन वो बहुत मायूस हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो वो फिर एक सीसॉ पे बैठ जाते हैं। तो ये एक कह लें कि इसमें चीज़ है, वो हम साथ साथ मैनेज करते हैं। बट द थिंग इज दिस के जो आपके लेक्चर बुक के अंदर पेपर है ना, दैट इज द बेंचमार्क। उसको आप देख सकते हैं कि यार पेपर का लेवल क्या है। तो जब भी आपको टेस्ट करें, अगर वो उसके लेवल को मैच कर रहा है, तो समझ जाए कि इतना डिफिकल्टी लेवल आएगा पेपर के अंदर। ठीक है। इसे अगर बहुत आसान पेपर आ जाता है तो फिर बहुत हाई स्कोर आपका आना चाहिए। तो फिर इसका मतलब एक्चुअल पेपर में आप उसको मैनेज कर देंगे। और अगर आपका बहुत मुश्किल पेपर आ गया तो फिर बहुत लो स्कोर नहीं आना चाहिए, एक मीडियम स्कोर आना चाहिए। बेशक वो क्वालिफाइंग ना हो, मगर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, अगर ये मॉडरेट लेवल पे सेट होता तो ऑब्वियसली मेरा पासिंग स्कोर बन जाना था। गुड। तो ये प्रैक्टिस में चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है जिससे हम पढ़ें तो हमें आइडिया हो कि यार हम जो पढ़ रहे हैं पेपर से मिलता जुलता या काफी हद तक रिलेटेड है। देयर कम्स द ऑथेंटिक सोर्सेस। ठीक है। उसमें से एक सोर्स ये NHS हेल्थ A to Z। मैं ना आपको सीधा इसकी वेबसाइट पे लेके चलते ना, आई वांट शो यू के इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो। ठीक है। इसके लिए हम अपना गूगल का पेज ओपन करेंगे। ओके, सिंपल, आपने गूगल पे जाना है, और गूगल पे पेज पे सर्च इंजन में आप जाके NHS, ये 3 वर्ड्स टाइप इन कर दें। जैसे आप इसको एंटर करते हैं, वो आपको रीडायरेक्ट करके वेबसाइट्स के ऊपर ले आता है। NHS इज नेशनल हेल्थ सर्विस, ये यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है NHS की। ठीक है। जिसका सबसे टॉप लिंक है, ये मेन वेबसाइट का लिंक है, या आगे इसके सब लिंक्स उसी वेबसाइट के। हम फिलहाल इसके मेन पेज पे चले जाते हैं। नाउ एज यू क्लिक ऑन द मेन पेज, तो यहाँ से वेबसाइट स्टार्ट होती है। एज यू कैन सी वी हैव डिफरेंट टैब्स अवेलेबल। अगर आप टॉप पे देखें तो हेल्थ A to Z, लिव वेल, मेंटल हेल्थ, केयर एंड सपोर्ट, प्रेगनेंसी, NHS सर्विसेज एंड सो ऑन। ठीक है, और भी काफी कुछ है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम बहरहाल यहीं पे रखेंगे। ठीक है। Now, most of the candidates nowadays use the mobile phones to scroll all these things. तो मोबाइल पे आपको ये वेबसाइट इस तरह की नजर नहीं आएगी, इंटरफेस ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि ये वाले टैब्स इस पे हमने बात करनी है सब पे, तो ये टैब्स हो सकता है आपको मोबाइल पे नजर ना आए। तो क्या होता है कि मे बी राइट साइड पे ऐसे 3 लाइंस बनी नजर आ जाएंगी, और मे बी ऑन द लेफ्ट साइड, आई एम नॉट श्योर, जब आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो यू विल सी इट। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये वाले टैब्स सारे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, फिर इस वहां से आप इन टैब्स में जा सकते हैं। बट इफ यू आर ओपनिंग इट दिस वेबसाइट ऑन योर लैपटॉप और सम अदर सिस्टम, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसा इंटरफेस नजर आएगा जैसा अभी नजर आ रहा है। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ पार्ट ए के सोर्स की। इस वेबसाइट पे जो लिखा है ना हेल्थ A to Z, अगर मैं इसको क्लिक करूं, ये आपको एक ग्लॉसरी पे ले जाता है जिसके अंदर A to Z अल्फाबेट्स के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे A to Z की एक लिस्ट बनी हुई है, और इस लिस्ट के अंदर उन्होंने ए से लेके जी तक डिजीजेस, कंडीशंस और प्रोसीजर्स काफी कुछ बीच में डाला हुआ है। एक तो ये ऑफिशियल है, दूसरा जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल है ना, वो आपके पेपर से एग्जैक्टली मिलता है। मैं एग्जैक्टली का वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई एम मीन टू से कि 99% सेम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब इसमें अक्लेशिया भी था जो आज हमने अभी टॉपिक किया, मगर मैं इसी पे क्लिक करूँ तो ये उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अब आप देखिए, उसने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया हुआ, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन होती हैं, छोटे छोटे बुलेट्स हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। अगर मैं सिर्फ पहली लाइन पढ़ूं, Eclasia is a rare disorder of the food pipe esophagus which can make it difficult to swallow food and drink. ऑलमोस्ट आपने पहला पैराग्राफ में भी यही सारी चीजें पढ़ी,
ऑब्वियसली वर्डिंग डिफरेंट होगी मगर बात यही थी। अगर आप ये बाकी पढ़ेंगे तो ये ऐसी है, नॉर्मली द मसल्स ऑफ एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज। अभी आपका एक क्वेश्चन भी जो था ना, एक्चुअली वो मसल्स पे सेट हुआ हुआ था कि कौन सी चीज़ है जो सही काम नहीं करती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो मसल्स की बात थी। ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं, देखिए आगे सिम्टम्स ऑफ इक्लेशिया, जिसमें डिस्फेजिया भी है, ये भी आपने सारे पढ़े हैं। अनडाइजेस्टेड फूड, चोकिंग, कॉफिंग, हॉटबर्न, चेस्ट इन्फेक्शंस, वेट लॉस, वॉमिटिंग, और कॉजेस भी लिखे हुए हैं। और अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो यही वाले टेस्ट अभी आपने सारे पढ़े, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतने इतने डिटेल ही है। होता क्या है कि ये जो वेबसाइट है या ये जो पोर्शन है इसका, वो देखिए निफिडिपिन भी आ गया, जो मेडिसिन के नाम अभी आपने पढ़े हैं। और वही बैलून डायलेशन, जनरल एनेस्थेटिक, एंडोस्कोपी, बोटॉक्स इंजेक्शन, सर्जरी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन। नाउ इसके ऊपर क्वेश्चंस तो नहीं है हमारे पास, मगर जो यहाँ पे डाटा प्रेजेंटेशन है और जो डाटा है वो एग्जैक्टली एग्जाम रेप्लिकेशंस के अंदर ही है, कह लेंगे वैसा ही है, प्रेजेंटेशन स्टाइल भी वैसा ही। और जितने ही आपको ब्लू में नजर आ रहे हैं, अगर मैं इन पे क्लिक करूँ तो ये हाइपरलिंक से ये फर्दर उसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ओपन कर देगा। आप क्या करें कि इस पे रहें, हाइपरलिंक्स को ना क्लिक करें। अगर आप मजीद कुछ पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप क्लिक करें, तो आप उस पर भी पढ़ सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक टॉपिक खोला है इसका। ठीक है। इस तरह यहाँ पे लाइन है, कितनी लाइन है, A to Z की लिस्ट है हमारे पास। इट्स लॉन्ग इंफॉर्मेशन, और ये काफी हद तक आपके पार्ट ए से रिलेटेड है। गुड। सो इसको आपने यूज करना है, तो दैट इज ऑथेंटिक सोर्स। अब इसको पढ़ने का फायदा क्या है? ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन तो नहीं आनी है, आ भी सकती है, या इसी को वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे सकते हैं। और अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो एटलीस्ट आपको फॉर्मेशन, आपको डाटा, आपको वोकैबलरी वैसी ही मिलेगी जैसे एग्जाम में आती है। तो एग्जाम में अगर आपने कोई ऐसा डाटा पढ़ा है या ऐसी सोर्स आप यूज करते रहे हैं जो एग्जैक्ट वर्डिंग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो एग्जाम में आपको डाटा पढ़ना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जो आपका स्टेप नंबर 3 है ना, वो ठीक ठाक स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि आप यूज टू होंगे उसी तरह की इंफॉर्मेशन पढ़ने की, उसी स्टाइल में, उसी स्ट्रक्चर में, उसी वोकैबलरी में। So actually that what we are trying to learn. So it's a very good source and this is especially for part A only. ये वाली बात ओके है? ठीक है। अब मैं इसके मेन पेज पे दोबारा आ गया। अगर आप मेन पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको वही वाले लिंक दोबारा मिलेंगे, हेल्थ A to Z। अब मैं आपको ये मेडिसिन के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, मेडिसिन A to Z। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन। नाउ देयर इज अनदर कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स, ये रिगार्डिंग मैं स्पीकिंग लिस्टिंग बताने लगा हूँ। रीडिंग में तो मेडिसिन के नाम लिखे होते हैं, तो हमने पढ़ लिया होता है, स्पेलिंग्स का भी कोई इशू नहीं होता, तो हम समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है। लिस्टिंग में खासतौर पे कैंडिडेट्स को बहुत इशू होता है जब मेडिसिन के नाम आते हैं, कई बार प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स का बड़ा इशू हो जाता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन। अगेन वैसी स्टाइल है, ए से लेके जी तक उन्होंने लिखी हुई है। ये आमतौर पे सारी वही मेडिसिन हैं जो आपके पेपर से मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। अभी तक ये सारे नाम तो खैर मैंने नहीं देखे, मगर मोस्टली। अब मेडिसिन के नाम याद करने के मैंने सिर्फ दो मेथड्स बताए। या तो आप जब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का पेपर अटेम्प्ट करते हैं कोई भी, उसमें जो भी मेडिसिन का नाम आता है, अक्सर मैं कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि आप उसकी एक लिस्ट बना लें, उनकी प्रोनाउंसिएशन सीख लें और उसके स्पेलिंग सीख लें, ताकि अगर पेपर में आए बोलते हुए तो एटलीस्ट वो आप पिकअप कर सकते हैं। अदरवाइज लिस्ट अवेलेबल है। अगर मैं इसमें से किसी भी मेडिसिन पे क्लिक करूंगा ना, तो आगे वो इसके यूजेस पे ले जाता है। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आगे हमें मेडिसिन का यूज एंड सो ऑन, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। और ये देखे ना, इसी मेडिसिन की सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, कब यूज़ करनी है, किस में यूज़ करनी है, कब नहीं यूज़ करनी है। और ये ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है, जिस पे क्लिक करेंगे आगे वो आपको बताता जाएगा। अब हम मेडिसिन तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमें ये वाली डिटेल पढ़ने की सच एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। वैसे शौकिया पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ो, वो कोई कानून नहीं रोक ले, ठीक है ना। मगर मसला ना, हम शौक में पढ़ते भी नहीं इतना। वापस आ जाते हैं, आप सिर्फ लिस्ट पढ़ लें, स्पेलिंग याद कर लें, प्रोनाउंसिएशन पिक कर लें, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड। तो हमारा मेडिसिन वाला काम काफी हद तक हल हो जाएगा ना। सेम वेबसाइट, दो सोर्स मैंने बता दिया, हम यहाँ से दो चीजें हम तैयार कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगेन अगर मैं इसके मेन टैब्स पे हूँ, अब मैं आपका ध्यान लगाने लगा एक चीज पे जो कि मैंने लेक्चर में थर्सडे को कवर करनी, मगर मैं आपको सोर्स अभी बता दूँ। ये ऊपर मेन टैब है, क्योंकि मेन वेबसाइट है।
इसमें उन्होंने हेल्थ पे, लिव वेल, मेंटल हेल्थ केयर सपोर्ट, प्रेगनेंसी पे, ये मेन टैब्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ मेन इन्फॉर्मेशन। मेरा एक पर्सनल मुशाहिदा है, या आप कह सकते हैं कि माई पर्सनल एनालिसिस, मे बी मैं गलत भी हूँ इसके ऊपर। मैंने देखा कि रीडिंग में पार्ट सी पे मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं। मीन्स कि न्यूरो से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट डिजीजेस पे, डिफरेंट रिसर्चेस पे वो बार बार बात करते हैं। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो ये आपको रीडायरेक्ट करके फिर एक पेज पे ले जाते हैं। अब इस पे सिर्फ मेंटल हेल्थ की उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये सारे इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इस पे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आगे फर्दर टॉपिक्स में आपको ले जाएगा। प्लस एंड पे उन्होंने कुछ बेसिक टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, जैसे ऑटिज्म है, एवरी माइंड मैटर्स, इंसोम्निया, डिमेंशिया गाइड, एडिक्शन सपोर्ट है। इन पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली टॉपिक्स में लेके जाएगा आगे। इनको मैं छोड़ देता हूँ। मैंने आज ये वाला सोर्स सबको ओपन करके दिखाया था, आपको भी ये दिखाता हूँ। जैसे मेंटल हेल्थ कंडीशंस पे चले जाते हैं। ठीक है, अब आप इस पे क्लिक करें तो इसके आगे फर्दर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे एंग्जाइटी पे बहुत ज्यादा आता है, डिप्रेशन पे बहुत ज्यादा आता है ओईटी के पेपर्स के अंदर। प्लस ये देखिए सारी उसी से रिलेटेड डिजीजेस लिखी हुई हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आगे आपको फर्दर उस डिजीज के ऊपर ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्रोफोबिया पे चले जाएं, तो अगेन वैसे ही है। सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जिस पे क्लिक करेंगे आगे उसकी फर्दर डिटेल्स हैं। मगर इन्फॉर्मेशन देने का तरीकाकार बहुत अच्छा होगा, लाइक टू दी पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक, इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं है। ये देखिए बुलेट्स बने हुए हैं, इजी पिकअप है, कॉजेस एंड सो ऑन, डायग्नोसिस एंड आगे आप पढ़ते जाएं। अब बात यह है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने का फायदा यही है कि कई बार हम जब टेक्स्ट पढ़ते हैं ना पेपर के अंदर, ज्यादातर हमें आंसर्स क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही होती। टेक्निक आप सीख जाते हैं एक ही गो के अंदर, कि सवाल पढ़ा, कीवर्ड मार्क किए, टेक्स्ट पे गए, ऑप्शंस पढ़ी, आया, एलिमिनेशन लगाया, ये किया वो किया। दो तीन स्टेप होते हैं टेक्निक के, टेक्निक फॉलो हो जाती है। मगर अगर टेक्निक इतनी आसान है तो आंसर क्यों नहीं निकलते? आंसर नहीं निकलते क्योंकि हमारा स्टडी मटेरियल या कंटेंट पे जो हमारा ग्रिप है वो कम होती है। अब पेपर में हम टाइम बाउंड होते हैं, लिमिटेड टाइम में ज्यादा काम करना होता है, तो तेज से पढ़ते हैं तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। अगर हम ये काम अभी से स्टार्ट कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, सिर्फ जस्ट रीड, सॉल्व करने के लिए कोई भी नहीं कह रहा, जस्ट रीड द इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स, वोकैब, चीजें और इन्फॉर्मेशन पिकअप करते जाएं। पेपर में अगर ये चीज आ भी जाती है ना दोबारा, आप जल्दी पिक कर लेंगे। आप में से अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं, सर यही पेपर घर पे जाके करते तो सारा समझ आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिपीट कर रहे होते। अगर आपने पढ़ा है और पेपर में इस तरह का मटेरियल आ गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली जब पढ़ा होगा तो फिर रेपिटेशन की वजह से आपका स्कोर इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, सो बात यह है कि हर वक्त पेपर सॉल्व करने से काम नहीं बनता, डाटा पढ़ने से काम बनता है। अब ये सारी की सारी इस पे जो इंफॉर्मेशन है, एक तो वो ऑथेंटिक है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, और जहाँ पे पब्लिश्ड है वो रियल वेबसाइट्स है। तो इससे हमने तीन सोर्सेस निकाले हैं एक ही वेबसाइट से। हेल्थ ए टू जी टिपिकली फॉर पार्ट ए, मेंटल हेल्थ टिपिकली फॉर पार्ट सी, मगर ये स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है। बाकी ये जहाँ जो हमने मेडिसिन की बात की वो आपको लिस्टिंग में ज़्यादा हेल्प करेगी। गुड। अब आपको एक और सोर्स बताता हूँ। ठीक है, अगेन गूगल के पेज पे जाएं, MJA। ठीक है, टाइप इन करके सिंपल आप इसको क्लिक करें, it takes you to another source that stands for Medical Journal of Australia, again a very good source। अगेन इसके मेन पेज पे चले जाते हैं। इफ यू गो टू द मेन पेज ऑफ दिस वेबसाइट, अगेन ये मेरे लैपटॉप पे ऐसा इंटरफेस नजर आ रहा है। अगर आप मोबाइल पे खोलेंगे तो डेफिनेटली जो ऊपर के टैब्स है ना, जैसे पब्लिश विद अस, कोविड-19, ऑनलाइन फर्स्ट, आर्काइव, पॉडकास्ट, में भी नजर ना आए, तो इसी तरह की थ्री लाइंस आपको नजर आएंगी, ऑन द राइट और मे बी ऑन द लेफ्ट। यू क्लिक इट ऑन एंड आपको बाकी की चीजें ड्रॉप डाउन मेन्यू में नजर आ जाएंगी। ये वेबसाइट मैंने आपको पिछले वीक लिसनिंग के लिए भी बताई थी। इस वेबसाइट को मैं दो तरीके से यूज करवाता हूँ कैंडिडेट्स को। एक तो पॉडकास्ट के लिए, अगर आपने लिसनिंग का पार्ट सी रेडी करना है, सो दिस इज वन ऑफ द गुड सोर्सेज। इस पे हमने बात की थी, इसमें आपको पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, डिफरेंट इश्यूज आते हैं, टेप्स हैं, जैसे ये 27 मिनट्स की नजर आ रही है, आप इसको 5 या 6 मिनट्स के चंक्स में सुन सकते हैं। दैट व्हाट वी डिस्कस्ड फॉर लिसनिंग पार्ट सी। सो दिस इज अगेन अ गुड सोर्स फॉर लिसनिंग पार्ट सी एज वेल। फिलहाल मैं इसको मेन पेज पे लेके जाता हूँ। पॉडकास्ट के बिल्कुल साथ एक टैब है आर्काइव का। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आपको नजर आए, ये वाला। ठीक है,
इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप आर्काइव पे क्लिक करते हैं आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, हम इसको टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि रीडिंग के पार्ट सी में जनरली आपको रिसर्च पेपर्स आते हैं। अब पूरी रिसर्च कभी भी नहीं आती, सिर्फ कह लें कि रिसर्च का एक एब्स्ट्रैक्ट आया होता है, या उन्होंने बिल्कुल चंद चंद बातें आपको बताई थी रीडिंग के पार्ट सी में। अगर आप इस पोर्शन को क्लिक कर लें, रिसर्च को, तो इस वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा ओपन सोर्स मटेरियल पड़ा हुआ है, ओपन एक्सेस। ठीक है। और अगर आप इनकी डेट्स देखें, 20th में और 20th में, ये तीनों आर्टिकल्स आपके जो हैं लेटेस्ट रिसर्च के हैं। ठीक है। अगर मैं इनका टॉपिक पढ़ूं तो रेस्क्यूइंग द प्रोफेशन वी लव, जनरल प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेक्टर recommendations फॉर improving द attractiveness ऑफ जनरल प्रैक्टिस ट्रेनिंग और क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। सैरिशी और माइक का प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा जी, अगर मैं दूसरा टॉपिक पढ़ूं तो menstrual पेन इन ऑस्ट्रेलियन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रेगुलर एक्टिविटीज। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस वाले पॉइंट को गौर करें ना, इसके अंदर मेंटल इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस हम एज की बात करें वो बहुत यंग एज है। तो अगर इसकी रिसर्च पढ़े तो मे बी उन्होंने ये वाला पोर्शन कवर किया हो। ठीक है। तो अगेन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, और प्लस ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में जिसमें काफ़ी अच्छी खासी रिसर्च होगी। अब होता क्या है, आप इसमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे ना तो वो एक पूरा रिसर्च आर्टिकल ओपन कर देते हैं। जब आप रिसर्च पढ़नी शुरू करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स आती हैं, कई बार रिसर्च मेथड्स लिखे होते हैं, डाटा की प्रेजेंटेशन होती है, डाटा के ऊपर एनालिसिस होते हैं। इतनी सारी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे भी तो बोर हो जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने पेपर कंटेंट के हिसाब से चलना है। हर रिसर्च आर्टिकल के अंदर उसका एक ओवरव्यू में एब्स्ट्रैक्ट गिवन होता है, वो जरूर पढ़ें। वो एक ही पेज का हो गया, 2 पेज का होगा। उसके अलावा आपने रिसर्च का इंट्रोडक्शन लास्ट में पढ़ना है। रिसर्च के अंदर अगर उन्होंने कोई मेन मेन एग्जांपल्स दिए हैं या जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए, एक्सपेरिमेंट्स का एक ओवरव्यू ले लें, और उसके बाद उस रिसर्च का कंक्लूजन किया, वो जरूर पढ़ें। मेकिंग सेंस? बाकी जो बीच में टेक्निकल डिटेल्स है वो बेशक छोड़ दें, आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह क्या होगा, आप रिसर्च को पढ़ना आपको आ जाएगा। हम रिसर्च को पेपर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, कि अगर ये मेरे एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तो इतनी डिटेल रिसर्च नहीं आती है। आमतौर पर रिसर्च का इंट्रो आता है हमेशा, उन्होंने बीच में कुछ चंद एग्जांपल्स डाली होती है एक्सपेरिमेंट्स के लिहाज से, और फाइनली उन्होंने आखिरी 1-2 पैराग्राफ में कंक्लूजन्स लिखे होते हैं रिसर्च के। आप उसी चीज को टारगेट करके पढ़ें। फिर आप जो है ना, एक दिन में 1 से 2 रिसर्च भी पढ़ लेंगे। वैसे 1 से 2 तो ज्यादा है, एक ही पढ़ लें। वे गुड। ये रीडिंग पार्ट सी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये दोनों वेबसाइट्स जो हैं, ये वन ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट्स हैं, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट रेलिवेंट है। अब ये ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। ऑथेंटिक का वर्ड मैं बार बार क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये ओईटी की वेबसाइट पे लिखी हुई है। उन्होंने खुद लिख के दिया हुआ है कि अगर आपने एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना है ना, तो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज। इसके अलावा भी बहुत सारी, एक लंबी लिस्ट है, मगर जितना मैंने बताया ना, अगर आप सिर्फ इतना काम कर लें ना एग्जाम्स तक, तो ठीक ठाक है। क्योंकि मैंने काफी सारे जितने भी सोर्सेज सारे ओपन करके देखे हैं, इसमें जो मुझे अच्छे लगे ना, जो बेस्ट वाले हैं, वो ये दो हैं। वन ऑफ द बेस्ट और भी हैं, मगर मुझे ये अच्छे खासे अच्छे लगे। इन्हीं से आप निकल नहीं पाएंगे तो बाकी तो बहुत दूर की बात। यहाँ तक मेरे साथ है। इसके साथ सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करूंगा। आमतौर पे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि यार, काम इतना ज्यादा करेगा कौन? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। कौन करेगा? तुसी दसो किन्ने करना है? तुसी करना है? चलो ठीक, मान लिया जी तुसी करना है। ठीक है। एक चीज बस छोटी सी ऐड कर, आप अक्सर अक्सर अपने पेशेंट्स का डाटा मेंटेन करते हैं, और आमतौर पे लॉगिंग होती है, क्योंकि टाइम डेट के हिसाब से आप उसको लेके चल रहे होते हैं, किस टाइम पे क्या किया। ठीक है। अपना स्टडी का एक लॉग बनाना शुरू कर, एक्स्ट्रा स्टडी का। ठीक है। जिसमें सिर्फ डेट लिख लें और टाइम लिख लें, और लिख लें कि आज हमने क्या पढ़ा। अगर हेल्थ A to Z का टॉपिक पढ़ा ना, तो डेट और टाइम के साथ लिख लें पढ़ा। ठीक है। इसी तरह पार्ट सी से रिलेटेड कुछ पढ़ा है, इस तरह पढ़ा है। अब उस लॉग बुक को एक बार खोल के जरूर देखना है डेली। यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा रोज खोल के, क्योंकि वो मेंटेन हो रही होगी। तो यहाँ उसको देख के थोड़ा थोड़ा गिल्ट हो रहा, आज भी नहीं पढ़े हम।
कल भी नहीं सी पड़ेगा। एक हफ्ता हो गया नहीं पड़ेगा। वो मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए नहीं है। आप उसको पढ़ के या देख के डिप्रेस नहीं हो। एक तो आपको मेंटेन रहेगा। वो आप जब भी बुक ओपन करेंगे अपनी लॉग बुक, आपको खुद ही आइडिया होगा कि यार ये फिल नहीं हो रही है, तो आई एम नॉट गेटिंग टू द पॉइंट वेयर आई वांट टू बी। ठीक है। सो ये वाला जो काम है ना, इसमें देखिए कुछ याद करने के लिए नहीं, इट इज जस्ट टू मेक यू रीड एंड टू गेट इन हैबिट ऑफ रीडिंग एंड रीडिंग द सेम वर्ड्स, सेम स्ट्रक्चर्स। कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ खोलना और पढ़ना है। ठीक है, शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, आदत बना ले, सिर्फ 5 मिनट पढ़ लें डेली। एक हफ्ता कोशिश करें सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ना है, जितना भी पढ़ा जाए, चाहे हेल्थ ए टू जी स्टार्ट कर दें। ठीक है। अगले हफ्ते उसको 7 मिनट या 10 मिनट में आप खुद ब खुद ले जाएंगे। सिर्फ एक कंसिस्टेंसी रूटीन बनानी होती है। एक बार आपकी एक रूटीन बन गई, फिर आपको खुद ब खुद मजा आएगा, आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। और फिर जो है ना, ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा रीड करेंगे, स्पीड इंक्रीज होगी, तो टेक्निक एग्जीक्यूट होगी और इवेंचुअली टाइम मैनेजमेंट होगा। अब देखिए बात कहाँ से है और कहाँ जाके लिंक हो रही है। तो हम कई बार इनडायरेक्टली कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि हमें उसका फायदा कहीं और जाके होता है। सो दैट इज व्हाट दिस सोर्सेज कैन डू फॉर यू। एंड सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई बुक कैरी नहीं करनी है, नथिंग एट ऑल, यू कैन सिट एनीवेयर एंड जस्ट रीड एनीथिंग। ठीक है, बट यू शुड भी नहीं कि कहाँ से रीड करना, ताकि आप ये ना नेट पे जाएं तो हम सोचते हैं जी क्या सर्च करना है, तो सर्च करते करते फिर हम कभी टिकटॉक खोल लेते हैं, फिर देखते हैं कि एक दो मैसेज भी आए ना, वो भी देख लीजिए। सर्च वहीं की वहीं रह जाती है और सीधा वहीं। तो इनको बुकमार्क करके रख लें ताकि खोलें तो सीधा एनएचएस या एमजे की वेबसाइट पे आ जाए, सर्च इंजन में जाए ही ना, कोई आपको टेम्पटेशन ही ना हो कि कुछ और ना टाइप कर दें। ठीक है जी, आई होप ये वाली बातें आपको सब समझ आ गई हो।